76 46 जी। अब आइए हम पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 डिस्कस करते हैं, और पार्ट 5 के अंदर मोस्टली यूज क्या होता है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव्स की बात की जाती है, जो कि आर्टिकल 52 से 78 तक आता है। कहाँ तक? आर्टिकल 52 से 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव्स आता है, जिसके अंदर सबसे पहले प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल शामिल होते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कौन है? सरकार के वकील साहब हैं, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट हुए, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि लोकसभा के जो भी मिनिस्टर्स हैं, और अटॉर्नी जनरल। इसके बाद अगला स्टेप आता है यूनियन लेजिस्लेचर का, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 79 से 129 तक हम डिस्कस करते हैं, जिसमें पार्लियामेंट इंक्लूड होकर के प्रेसिडेंट्स लेजिस्लेटिव पावर्स आती हैं। ठीक है। देन आर्टिकल 23 आता है यूनियन जुडिशियरी का, है ना, जिसके अंदर हम सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह डिस्कस करते हैं। देन फर्दर आगे आएगा आपका आर्टिकल 148, ठीक है, जिसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आते हैं। तो पार्ट 5 में इतने सारे टॉपिक्स हैं। आर्टिकल 52 से 78 मिलेगा। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा, और जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा प्रेसिडेंट। आइए देखते हैं इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हमें डिस्कस करनी है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ये आपको दिख गया। भारत का संविधान कहता है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत इंडिया शुड हैव अ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 52 क्या कहता है कि इंडिया के पास एक राष्ट्रपति होना चाहिए, यानी कि एक राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 52 के अंतर्गत क्या मिलता है? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट कौन है? हेड ऑफ इंडियन स्टेट से, और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर फेस ऑफ कंट्री भी कहते हैं इनको, फेस ऑफ कंट्री, है ना। प्रथम व्यक्ति है, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो भारत के पहले नागरिक हैं। फिलहाल हम पहले डिस्कस करते हैं कि प्रेसिडेंट का जो पद आया वो कब आया। तो प्रेसिडेंट का पद आया था 1950 में, जिसको स्टार्टअप किया गया 26 जनवरी से। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में राष्ट्रपति का पद नहीं हुआ करता था, गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था। ठीक है, अब गवर्नर जनरल पर अगर हम डिस्कस करें तो आजादी से पहले और आजादी के बाद, मतलब 26 जनवरी 1950 तक भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल के तौर पे सी राजगोपालाचारी को रखा गया है। ठीक है ना, तो सी राजगोपालाचारी जो थे वो फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। और आजाद भारत के अगर कभी आपसे पूछे कि पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बैटन था। ये हम पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी गवर्नर जनरल, चाहे वो अंतिम हो चाहे आजाद भारत का पहला हो, वो लॉर्ड माउंट बैटन ही था। और आजाद भारत का पहला और आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति का पद शुरू कर दिया गया, जिस दिन हमारा भारत का संविधान लागू किया गया। और पहले भारत के राष्ट्रपति जो नियुक्त हुए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, और इनकी नियुक्ति किसने की? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने की। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब आइए आगे देखते हैं आर्टिकल 53 क्या कहता है। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन देता है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन को डिफाइन करता है क्या? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड shall be exercised by him either directly or through officers subordinates to him accordance with the constitution। तो कहने का मतलब है कि यूनियन पावर
एग्जीक्यूशन जो है वो राष्ट्रपति के पास है। उनके उसके लिए सबऑर्डिनेट्स जो उनको दिए गए हैं, जैसे आप देखिए वाइस प्रेसिडेंट दिए गए हैं, ठीक है। देन वाइस प्रेसिडेंट के बाद आप देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिए गए हैं, उसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड जो होता है वो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फिर इनके लिए जुडिशरी भी दी गई है, इनके पास स्टेट गवर्नमेंट भी है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी है। स्टेट गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली होल्ड इनका आदमी गवर्नर करता है। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अधीन ही है। मतलब भारत में कोई भी नियमावली या नियम शर्तें या नए कानून या कोई भी प्रचलन में चीजें हैं, वो ये आप समझिए कि वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के आधार पर ही है। तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बगैर कुछ भी नहीं होता है इस देश के अंदर, उन्हीं का अप्रूवल मिलता है तो आगे फर्दर चीजों को लाइक अप्रूव किया जाता है या फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उसके लिए अलग अलग लोग रखे गए हैं उनकी सहायता के लिए। तो इस बात का जिक्र जो मिलता है वो आर्टिकल 53 में मिलता है। प्रेसिडेंट शैल बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज इन इंडिया। तो जो भी डिफेंस फोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बनता है कि सुप्रीम कमांडर कौन है ना। फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर कौन है, तो सुप्रीम कमांडर इज प्रेसिडेंट, ठीक। अब आर्टिकल 54 क्या कहता है? आर्टिकल 54 कहता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये हमें पता चल गया कि आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में राष्ट्रपति होगा, 53 कहता है कि राष्ट्रपति के सहयोग के लिए अलग अलग लोग नियुक्त किए जाएंगे, जिनमें वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जुडिशरी, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर्स, अलग अलग तरीके से लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। फिर कहा गया 53 के अंदर कि प्रेसिडेंट ही जो है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज होता है। इंडियन नेवी, आर्मी है ना, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इनका जो सबसे सर्वोच्च सेनापति होता है वो प्रेसिडेंट होता है। आर्टिकल 52 कि अब यहां से जरूरत पड़ती है हमें प्रेसिडेंट की। अब प्रेसिडेंट आएगा कैसे, तो प्रेसिडेंट को लाने का प्रोसीजर जो होता है वो इलेक्शन है। इलेक्शन इज द प्रोसीजर फॉर द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है, ठीक है ना। अब चुनाव कैसे किया जाता है, दैट इज इनडायरेक्टली बाय पीपल ऑफ इंडिया, इनडायरेक्टली बाय पीपल ऑफ इंडिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं यहां पर कि डायरेक्टली इलेक्टेड कौन होते हैं और इनडायरेक्टली इलेक्टेड कौन होते हैं, तो अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टली इलेक्टेड में आप देखेंगे तो लोकसभा मेंबर्स आएंगे, ठीक है, लोकसभा मेंबर्स आते हैं। देन एमएलए आते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जाएंगे ठीक है। इसके बाद आपके कहीं 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 कुछ राज्यों में एमएलसीज का प्रावधान है, तो एमएलसीज आते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। देन आप कई जगह पार्षद देखते हैं, पार्षद का भी इलेक्शन होता है जो कि डायरेक्टली होता है। ग्राम पंचायत का इलेक्शन जो होता है वो भी आपका डायरेक्टली होता है। तो इन सब के चुनाव में आपका हाथ होता है, ये डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया किए जाते हैं। भारत के नागरिक या अपने क्षेत्र के नागरिकों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। अब इनडायरेक्टली इलेक्टेड में कौन कौन शामिल होंगे, इनडायरेक्टली में। अब अगर हम इनडायरेक्टली की बात करें तो इनडायरेक्टली में सबसे पहले राज्यसभा, राज्यसभा मेंबर्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं। अगर हम कहें राज्य का गवर्नर, तो ये भी इनडायरेक्टली अपॉइंट होता है, क्योंकि इसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है और राष्ट्रपति को कोई और अपॉइंट करता है, तो होता तो पब्लिक ऑफ पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा लेकिन इनडायरेक्टली, ठीक है। तो गवर्नर भी इनडायरेक्टली है, सीजेआई भी इनडायरेक्टली है। तो इस तरह के तमाम पद जो होते हैं वो इनडायरेक्टली अपॉइंट किए जाते हैं, इनका इनडायरेक्टली इलेक्शन किया जाता है। इलेक्शन इनका भी होता है, प्रोसीजर कुछ अलग होते हैं, ठीक है, इंटरनल प्रोसीजर्स होते हैं।
तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है वो इनडायरेक्टली होता है, उसमें पीपल ऑफ इंडिया का हाथ डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। मतलब जो भारत के लोग हैं वो इनको चुनकर भेजते हैं और ये लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। और इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है ना, ये कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव पर आधारित होता है। मतलब मोस्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछ देता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन शामिल होता है, निम्न में से कौन शामिल होते हैं। तो मोस्टली आपके एग्जाम्स में लोकसभा और राज्यसभा होता है, लेकिन अगर कहीं ऑप्शन में लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर हो तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर को हटा देंगे, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेशन में आपके पास दो ऐसे यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज, जो कि इसमें हिस्सा लेते हैं, दैट इज पौंडीचेरी एंड दिल्ली। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा यूनियन टेरिटरी ऐसा है जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेता है। तो दैट इज पौंडीचेरी एंड दिल्ली। इतनी बात समझ में आई। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सदस्य। पौंडीचेरी और दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली भी उसके इलेक्शन में भाग लेते हैं। यहां पर एक और बात आती है कि पहले लोकसभा के अंदर यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर्स की भी बात होती है, नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो आप देखिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा में 12 होते हैं और लोकसभा में 2 हुआ करते थे। अब ये 2019 में खत्म कर दिया गया, ठीक है। पहले 2 एंग्लो इंडियंस लोकसभा में हुआ करते थे, जिसको 2019 से मना कर दिया गया। अब लोकसभा में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर से हिस्सा लेते हैं और बैठते हैं। लेकिन ये जो राज्यसभा के 12 सदस्य हैं, ये 12 सदस्य भी इसके इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं और वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। अब देखिए, दिल्ली एंड पौंडीचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली स्टार्टेड वोटिंग, ठीक है। तो दिल्ली और पौंडीचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेना उसने शुरू किया, वो 1992 के बाद इसकी स्टार्टिंग हुई, जो कि 70वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के बाद दिल्ली और पौंडीचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने को का आदेश दिया गया, ठीक है। यहां से परमिशन मिला, तो 1992 से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। यहां पर देखिए, हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कई बार ऐसे भी पूछ देता है कि निम्न में से कौन हिस्सा नहीं लेता है। अभी हमने उस पर जिक्र किया, आपको सारी बातें समझाई। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, नो नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब क्या है, पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स हुआ करते थे, अब कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा में नहीं है। तो पूरी लोकसभा जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेती है। राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ठीक है। पहले जो लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उन्हें एंग्लो इंडियंस कहा जाता था, जिसको नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, है ना। मोदी गवर्नमेंट ने इसको एबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया। ये बात हम डिस्कस कर चुके। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है। जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव में नॉमिनेटेड सदस्य होंगे, जहां भी नॉमिनेशन आएगा ना, वो लोग नहीं हिस्सा लेंगे। मेंबर्स ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी सदस्य जो होता है ना, वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है, ठीक है। एमएलसीज जो होते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, दोनों ही एमएलसीज राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं।
क्लियर है? एमएलएज लेते हैं, एमएलसीज नहीं लेते। ठीक है। और यहां पर एक बात, एक ये शब्द अक्सर आप पॉलिटिक्स के अंदर सुनते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है द्विसदनीय। द्विसदनीय का मतलब है किसी राज्य के अंदर एमएलएज भी हैं और एमएलसीज भी हैं, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं। इस तरह की लेजिस्लेचर को बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। ओके है ये बात? नेक्स्ट देखते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, है ना? तो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो दिल्ली और पुडुचेरी के भी इसके इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते। आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 कहता है द प्रेसिडेंट इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन by the means of single transferable vote and the voting is by secret ballot। आर्टिकल 56 अगेन इंपॉर्टेंट, 56 जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 56 के अंदर मिलेगा टर्म, मतलब जब राष्ट्रपति की नियुक्ति हो गई तो उसका कार्यकाल कितने समय तक है, उनका रेजिग्नेशन का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। और एक री इलेक्शन, ठीक है, री इलेक्शन। अब री इलेक्शन के कारण क्या हो सकते हैं? री इलेक्शन के दो कारण होते हैं, एक होता है रेजिग्नेशन, ये मुख्य है, दूसरा है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, ठीक है। और रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट से ही क्या निकलेगी? वैकेंसी, जगह रिक्त हो जाएगा। रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट से ही वैकेंसी मिलेगी, और जब वैकेंसी होगी तो री इलेक्शन होगा। तो उसी में देखिए कि रेजिग्नेशन का क्या प्रोसीजर है और इम्पीचमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जाती है तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का है, ठीक है। अब ये टर्म तो 5 साल का है, और भी तो बातें हो सकती हैं रेजिग्नेशन के अलावा। मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो भी तो वैकेंसी हो जाएगी, तो ये तो एक नेचुरल हो गया। किसी की मृत्यु हो गई तब भी वैकेंसी हो गई। तो टर्म जो है वो 5 साल का है, 5 साल का कार्यकाल है। तब तक उसका कार्यकाल है जब तक वो रिजाइन न कर दे, तब तक उसका कार्यकाल है जब तक उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट ना आ जाए, ठीक है। लेकिन इम्पीचमेंट आने के बाद या रेजिग्नेशन देने के बाद वो तब तक अपने कार्य पर कार्यरत रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति नियुक्त ना हो जाए, नए राष्ट्रपति का चुनाव ना करा दिया जाए। मतलब प्रेसिडेंट का पद खाली नहीं रहेगा। बेशक इम्पीचमेंट आ गया, बेशक रेजिग्नेशन आ गया, ठीक है, लेकिन उनके पद को खाली नहीं रखा जाएगा। अगर पद खाली हो गया तो उनके पद पे वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह पे काम करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी किन्हीं कारणों से प्रेसिडेंट के कर्तव्यों का निर्वहन न कर पाए तो उस केस में सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी एब्सेंस में उस काम को देखते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति अगर किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं है तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति उनके कार्यभार को संभालते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी किन्हीं कारणों से मौजूद नहीं है तो उनके कार्यभार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालते हैं। और ये ध्यान रखना है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालते हैं तो उस कंडीशन में चीफ जस्टिस जो है वो राष्ट्रपति की सैलरी विड्रॉ करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी 2.8 लाख है और राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख। वो हम आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो री इलेक्शन इसी कंडीशन में होता है। अब
टर्म आपको समझ में आ गया, 5 साल का है। रेजिग्नेशन जो है, प्रेसिडेंट रिजाइंस टू वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। अब ये देखिए, रेजिग्नेशन का जो प्रोसीजर है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को अगर कभी अपना त्याग पत्र देना होगा तो वो राष्ट्रपति को देगा। ठीक है। अब राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दिया और इमीडिएटली क्या करता है उपराष्ट्रपति, इस बात की सूचना स्पीकर ऑफ लोकसभा को देता है। ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। आई थिंक 7वें नंबर पर इनका पोजीशन आता है राष्ट्रपति से। तो और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं और लोकसभा में स्पीकर होते हैं। तो राज्यसभा के चेयरमैन को वो क्या करते हैं, अपना त्याग पत्र देते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन क्या करते हैं, उसको ले जाकर के लोकसभा के स्पीकर को दे देते हैं, उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि राष्ट्रपति ने रेजिग्नेशन दिया है। ठीक जी। अब आइए आर्टिकल 61, आगे चल के हम पढ़ेंगे, अभी आर्टिकल 61 की सीरीज नहीं चल रही है, बट यहां बता देता हूं इम्पीचमेंट क्या होता है। संविधान का उल्लंघन करने के केस में लोकसभा के अंदर इम्पीचमेंट लाया जाता है, जो कि राज्यसभा के अंदर भी लाना आवश्यक है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि उनके खिलाफ प्रस्ताव आएगा कि भैया इनको राष्ट्रपति के पद से हटाना है। ठीक है। तो इम्पीचमेंट ऑफ राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट इज अंडर आर्टिकल 61। देखिए आजकल एग्जाम्स के अंदर इन आर्टिकल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। ये कोई नहीं पूछता कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है, राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, ये सब बचकानी क्वेश्चंस हो गए। अब इनके अंदर आपको प्रवेश करना पड़ेगा। इम्पीचमेंट किस अवस्था में आती है, ये सब किस अनुच्छेद के अंतर्गत इम्पीचमेंट आता है, इस तरह के सवाल जो है वो बनने लगे हैं। तो इम्पीचमेंट री इलेक्शन प्रोसीजर आर्टिकल 61 में, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर द प्रेसिडेंट शुड नॉट शेल नॉट विद स्टैंडिंग द expirations of his term continue to hold the office until his successor enters upon his office। तो अब यहां पर ये मैंने आपको बता ही दिया कि किसी भी कंडीशन में सिर्फ डेथ की कंडीशन को छोड़ करके बाकी कोई भी कंडीशन है जिसके अंदर अगर राष्ट्रपति अपने पद का त्याग करते हैं तो उनको तब तक कार्यरत रहना पड़ेगा जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति नियुक्त न हो जाए। ठीक है। आर्टिकल 57 आइए। आर्टिकल 57 कहता है 1 पर्सन कैन बी री इलेक्टेड मेनी टाइम्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के अंदर एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति के लिए अप्लाई कर सकता है या राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है। अगर मेंबर्स चाहें तो एक ही व्यक्ति को कितनी बार भी री इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये प्रोसीजर अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में आप देखेंगे एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। तीसरी बार अगर वो राष्ट्रपति के चुनाव में आता है तो उसको अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन इंडिया में अ सिंगल पर्सन कैन बी प्रेसिडेंट मेनी टाइम्स। ये आर्टिकल 57 में डिफाइन किया गया। आर्टिकल 58 क्या कहता है, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन आती है सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। मिनिमम एज उसकी 35 होनी चाहिए। क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा का इलेक्ट मेंबर बनने के जो भी क्वालिफिकेशंस है वो उसकी पूरी होनी चाहिए। अब वो क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, वो क्वालिफिकेशंस ये समझ लीजिए कि कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल केस, यहां नो लिख दूं नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर देंगे, नो क्रिमिनल केस। बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो उम्र ही 25 साल है, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और एक और आता है कि किसी कार्य पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, किसी पद पर। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और अगर किसी प्रॉफिटेबल पद पर है तो उसे राष्ट्रपति बनते ही उस पद का त्याग करना पड़ेगा। ये पूरी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे पद पर रहते हुए दूसरे पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको नॉमिनेट कर दिया गया मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने के लिए, तो अब वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहा है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के पद को खाली करना पड़ेगा। और उस पद को खाली कर जैसे ही करेगा उसके लिए दोबारा से इलेक्शन कराए जाते हैं। ठीक है, वो इलेक्शन खैर रीजनल होते हैं, बहुत बड़े स्तर पे नहीं होते, लेकिन उस पर्टिकुलर जहां से वो व्यक्ति जीत कर आया है उस क्षेत्र में उसका दोबारा से इलेक्शन कराया जाता है उस पद के लिए। तो यही नियम है। आप पॉलिटिकल सिस्टम में किसी भी जगह पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक पद का त्याग करके ही दूसरे पद पर जाना हो। नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 59, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ठीक है, प्रेसिडेंट शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है। हिंदी में कहा जाता है अभिन्न अंग है, मतलब वो किसी मेंबर किसी हाउस का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, इफ ही इज अ मेंबर ही मस्ट रिजाइन। अभी मैंने पूरी कहानी इस पर सुनाई कि अगर वो मान लीजिए मेंबर है और अगर वो राष्ट्रपति बन जाता है तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा अपने पद से। प्रेसिडेंट शेल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये 59 में डिफाइंड हो गया। द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट शेल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो उसके कार्यकाल के दौरान उसके जो भी अलाउंसेस हैं, एमोल्यूमेंट्स हैं, जो भी लाभ हैं, उसको उसके कार्य के दौरान कम नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 59 में बताया गया है। आर्टिकल 60 क्या कहता है, आर्टिकल 60 ओथ के बारे में बताता है। ओथ और अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, शपथ। ठीक है, अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट टेक्स ओथ बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां भी आप याद रखिएगा वाइस वर्सा चलता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर शपथ दिलाना हो तो वो काम भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक, लेकिन किसी कारणवश राष्ट्रपति के शपथ समारोह के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद नहीं है, तो उनकी एब्सेंस में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 61, जो हमने इंपीचमेंट की पूरी कहानी आपको पीछे सुनाई, यहां आप नोट डाउन कर सकते हैं। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। ठीक है, 14 दिन प्रायर नोटिस फॉर इंपीचमेंट, 14 दिन पहले नोटिस देना होता है इंपीचमेंट से। ठीक है ना, राष्ट्रपति को। 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस सिग्नेचर फ्रेम द चार्जेस। 1/4 सदस्य जो होंगे ना हाउस के, उनके सिग्नेचर ही उन पे चार्जेस लगाएंगे। 1/4 सदस्यों का होना जरूरी है इंपीचमेंट में। प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एज सच इन्वेस्टिगेशन। और राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेने का, बातचीत करने का और डिस्कस करने का।